दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतिहास, पब्लिक सोर्स और रिसर्च पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह का जातिवाद, भेदभाव या नफरत फैलाना नहीं है। बस भारत के डाइवर्स हिस्ट्री और कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को अनजाने में बुरा लगे तो वो पूरी तरह से संयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझदारी और खुले दिमाग से देखें। कभी गौर किया है दोस्तों, भारत का हर दौर, चाहे वो राजाओं का हो या अंग्रेजों का, हर राज में राजा बदलते रहे लेकिन लिखने वाला वही रहा, वो जो तलवार नहीं बल्कि कलम से राज करता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कायस्थ समाज की, उस समुदाय की जिसने भारत के इतिहास को न केवल लिखा बल्कि उसे दिशा भी दी, जिनकी कलम से फरमान निकलते थे और जिनकी बुद्धि से साम्राज्य चलते थे। ये वो लोग थे जो सत्ता के पीछे की असली ताकत थे, प्रशासन के कंधे, राजनीति का दिमाग और इतिहास के साक्षी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कायस्थ हैं कौन? क्या ये ब्राह्मणों जैसे विद्वान थे या क्षत्रियों जैसे योद्धा, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो इन दोनों से भी अलग था? और क्या सच में इनका सीधा रिश्ता भगवान चित्रगुप्त से जुड़ता है? आज हम तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे उस समुदाय की कहानी जिसने कलम को अपना हथियार और बुद्धि को अपनी पहचान बना लिया। चलिए शुरू करते हैं। कायस्थ शब्द की उत्पत्ति। कहते हैं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की विशिष्ट काया से कायस्थ जन्म लेता है और वह भगवान चित्रगुप्त के रूप में इस सृष्टि के सभी प्रकार के लेखा जोखा को रखने के व्यवस्था करता, उसके कर्म साधना को, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल प्राप्त होंगे। कायस्थ समाज एक प्रभुत्व समाज माना जाता है, पढ़ा लिखा समाज। कायस्थ शब्द की उत्पत्ति को लेकर दो राय हैं, पौराणिक और ऐतिहासिक। पौराणिक मान्यता में कहा जाता है कि कायस्थ भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कर्मों का हिसाब रखने के लिए ध्यान योग से चित्रगुप्त जी की रचना की। नाम कायस्थ इसलिए पड़ा क्योंकि चित्रगुप्त जी ब्रह्मा की काया में स्थित थे या उनकी पूरी काया की अस्थियों से बने थे। दूसरी तरफ ऐतिहासिक दृष्टि से कायस्थ एक प्रशासनिक पदनाम था। संस्कृत में काय का मतलब है समूह या संस्था और स्थ का मतलब है स्थित, यानी जो प्रशासन में काम करता हो। गुप्त काल के अभिलेखों में कायस्थ शब्द राजकीय अधिकारी या मुख्य लिपिक के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। धीरे धीरे यह पेशेवर काम वंशानुगत हो गया और एक खास जाति के रूप में उभर गया, जिसने शिक्षा, लेखन और प्रशासन में अपनी पहचान बनाई। यानी पौराणिक रूप से ये चित्रगुप्त के वंशज हैं और ऐतिहासिक रूप से प्रशासन और लेखन में माहिर लोग। दोनों मिलकर कायस्थ समाज की अलग और बहुआयामी पहचान बताते हैं। किस धर्म को मानते हैं कायस्थ? कायस्थ समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हिंदू कायस्थ भगवान चित्रगुप्त को अपने आदि पुरुष के रूप में मानते हैं। कहा जाता है कि चित्रगुप्त यमराज के दरबार में मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए चित्रगुप्त पूजा कायस्थों की धार्मिक पहचान का सबसे अहम हिस्सा है। हालांकि कायस्थों में एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा मुस्लिम कायस्थ भी हैं। इन लोगों ने मध्यकाल में, खासकर मुगल शासन के दौरान, प्रशासन और लेखा जोखा के काम में माहिर रहने के लिए धर्म परिवर्तन किया। ये परिवार ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम होते हैं और अक्सर खुद को शेख समुदाय से जोड़ते हैं। भारत और दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं कायस्थ? कायस्थ लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं, खासकर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब, पूर्व में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात और अन्य क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश व त्रिपुरा में उनकी प्रमुख उपस्थिति है। भारत के बाहर भी इनकी मौजूदगी है, जैसे नेपाल में और पाकिस्तान में, जहां 1947 के विभाजन के बाद कई मुस्लिम कायस्थ जाकर बस गए थे। किस वर्ण में आते हैं कायस्थ? कायस्थ समाज का वर्ण हमेशा से ही थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग और डिबेटेड रहा है। वजह यह है कि कायस्थ कोई एक सिंगल जाति नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में फैले कई रीजन ग्रुप्स का मिलाजुला समुदाय है। उत्तर भारत में ज्यादातर कायस्थों को द्विज या उच्च जाति माना गया, जबकि बंगाल में उन्हें शूद्र समझा गया। ये फर्क उनके रीति रिवाज, शादी ब्याह और सामाजिक प्रैक्टिस में भी साफ दिखता है।
ब्रिटिश ज़माने में इस मुद्दे पर कई कोर्ट केस हुए जिन्होंने कायस्थों की स्थिति को और साफ या कहें उलझा दिया। जैसे 1860 में जौनपुर के एक प्रॉपर्टी केस में कोर्ट ने कहा कि उत्तर भारतीय कायस्थ द्विज हैं, इसलिए फिर 1875 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कायस्थ विधवा को उच्च जाति की महिला मानकर दत्तक अधिकार देने से इनकार कर दिया। यानी उत्तर भारत के कायस्थों को कोर्ट ने साफ तौर पर उच्च वर्ग माना। लेकिन बंगाल का मामला कुछ और था। 1884 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजकुमार लाल बनाम विशेषर दयाल केस में साफ कहा, बंगाली कायस्थ शूद्र हैं। कोर्ट ने तर्क दिया कि बंगाली कायस्थ न तो उपनयन संस्कार जनीन करते हैं, न ही द्विजों वाले वैदिक अनुष्ठान। साथ ही उन्होंने समय के साथ निम्न जातियों और दास वर्गों से विवाह भी किए, जिससे उनके क्षत्रिय दर्जे पर असर पड़ा। इस फैसले के बाद बंगाल के कायस्थों की कानूनी और सामाजिक स्थिति बदल गई। वहीं उत्तर भारत के कायस्थों ने तुरंत कहा, हम अलग हैं, हम क्षत्रिय हैं, और बाद में इलाहाबाद 1890 और पटना 1927 हाई कोर्ट ने भी उन्हें उच्च जाति द्विज मान लिया। ये फर्क सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि ब्रिटिश जनगणना में भी दिखा। 1931 तक बिहार और उत्तर प्रदेश में कायस्थों को ब्राह्मण और राजपूत के साथ द्विज वर्ग में गिना गया। कोर्टों में इस मुद्दे पर धार्मिक ग्रंथों का भी खूब हवाला दिया गया। मिताक्षरा, पद्म पुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति, स्कंद पुराण, व्यवस्था दर्पण और दत्तक मीमांसा जैसे ग्रंथों से लेकर विष्णुनाथ नारायण मंडलिक और राजा राम शास्त्री जैसे विद्वानों की राय तक पेश की गई। अगर रीजन फर्क देखें तो बंगाल के कायस्थों ने भले ही शूद्र का टैग झेला हो, लेकिन वे शिक्षा, प्रशासन और संस्कृति में हमेशा टॉप पर रहे। मुस्लिम शासन के दौर में उन्होंने कई राजाओं के दरबार में प्रशासनिक और सेनानी भूमिकाएं निभाई। वहीं उत्तर भारत और बिहार में शिक्षा और आर्थिक तरक्की ने कायस्थों को उच्च वर्ण की पहचान दिलाई। 1901 की बिहार जनगणना में भी उन्हें ब्राह्मण और राजपूत के साथ द्विज जाति में रखा गया। अब अगर महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वहां के कायस्थ यानी चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु सीकेपी हमेशा से ही द्विज या उच्च वर्ग में गिने जाते रहे हैं। वे खुद को राजा चंद्रसेन के वंशज और क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं। इतिहास में सीकेपी लोग प्रशासन, सेना और कूटनीति में काफी सक्रिय रहे, पहले दक्कन सल्तनत में और बाद में मराठा साम्राज्य में। हालांकि महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों ने कभी कभी सीकेपी के वैदिक अनुष्ठान करने के अधिकार पर सवाल उठाए, जिसे ग्रामण्य या वेदोक्त विवाद कहा गया। लेकिन सीकेपी ने अपने अधिकारों की रक्षा की और अंततः गगा भट्ट और शंकराचार्य जैसे धार्मिक विद्वानों ने उनका पक्ष लिया। इसके बाद सीकेपी ने न सिर्फ वैदिक अनुष्ठान करने का अधिकार बनाए रखा, बल्कि महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सबसे प्रतिष्ठित समुदायों में अपनी जगह पक्की कर ली। कुल मिलाकर कायस्थों की कहानी ये बताती है कि भारत में वर्ण या जाति सिर्फ जन्म से तय नहीं होती, बल्कि शिक्षा, प्रशासनिक भूमिका, आर्थिक स्थिति और समाज में योगदान से भी तय होती है। कायस्थ का प्राचीन इतिहास क्या है? इतिहासकारों के अनुसार कायस्थ का सबसे प्राचीन मेंशन कुषाण काल के इंस्क्रिप्शंस में मिलता है, लगभग 200 ईस्वी। उस समय इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में माहिर थे। एक जाति के रूप में कायस्थ का पहला पोस्ट गुप्ता पीरियड की ओशन स्मृति में मिलता है। साथ ही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इनका नाम देखा जाता है। यहाँ कायस्थों को क्लर्क, मुंशी और रिकॉर्ड संभालने वाले अधिकारियों के रूप में वर्णित किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में भी उनका जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए दामोदरपुर कॉपर प्लेट लगभग 442 ईस्वी में प्रथम कायस्थ पद का उल्लेख है। इसे चीफ क्लर्क या प्रधान सचिव के रूप में देखा जाता था, जो राज्य के उच्च अधिकारी होते थे। साहित्य में भी कायस्थों का रोल महत्वपूर्ण था। विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी यहाँ कायस्थों को दरबारी अधिकारी और दस्तावेज संभालने वाला वर्ग दिखाया गया। में कल्हण की राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी कश्मीर के इतिहास में भी वही कहानी, यानी कायस्थ लोग शिक्षित और भरोसेमंद अधिकारी। यहाँ उन्हें दरबारी अधिकारी और दस्तावेज संभालने वाले शिक्षित वर्ग के रूप में दिखाया गया है। धार्मिक और पौराणिक रूप से कायस्थों की उत्पत्ति पद्म पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित उनके आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त से जोड़ी जाती है। कायस्थ का मध्यकालीन इतिहास क्या है?
मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से मुगल शासनकाल के दौरान कायस्थ समुदाय का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया। मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ जब प्रशासन की भाषा फारसी बनी, तब कायस्थों ने अपनी पारंपरिक लेखन, हिसाब किताब और प्रशासनिक दक्षता के साथ फारसी भाषा को तेजी से सीख लिया। परिणामस्वरूप वे सुल्तान और मुगल दरबारों में सबसे भरोसेमंद अधिकारी बन गए। कहीं वे मुंशी थे, कहीं दीवान, तो कहीं राजस्व अधिकारी या लेखपाल। वे केवल कलम चलाने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने शासन व्यवस्था और राजस्व प्रशासन में अहम भूमिका निभाई। इस दौर का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है राजा टोडरमल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और जिनके नाम पर प्रसिद्ध जती या तहसाला प्रणाली जानी जाती है, जिसने मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था को मजबूत नींव दी। उन्होंने संस्कृत के भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद भी कराया। बंगाल में कायस्थ समुदाय मुस्लिम शासन से पहले ही भूमि स्वामी और प्रशासक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित था और मुस्लिम शासन के दौरान भी यही भूमिका जारी रही। अबुल फजल के अनुसार उस समय बंगाल के अधिकांश हिंदू जमींदार कायस्थ ही थे। कायस्थों ने मुगल दरबार में गवर्नर, प्रधानमंत्री और खजांची जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने हिंदू और इस्लामी संस्कृति के बीच सेतु का काम किया, जिससे गंगाजमुनी तहजीब जैसी अनूठी सांस्कृतिक परंपरा विकसित हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी कायस्थों ने अपनी प्रशासनिक योग्यता और शिक्षा के बल पर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में जमींदारी और छोटी छोटी रियासतें कायम की। कायस्थ का ब्रिटिशकालीन इतिहास क्या है? ब्रिटिश दौर की बात करें तो कायस्थों का जमाना सच में अलग ही था। मुगल काल में जो लोग फारसी में हिसाब किताब संभालते थे, वही ब्रिटिश राज में सबसे पहले अंग्रेजी सीखने वालों में थे। इस एडजस्ट करने की क्षमता ने उन्हें नई सरकार की नजर में बहुत कीमती बना दिया। ब्रिटिश अफसरों को ऐसे लोग चाहिए थे जो पढ़े लिखे हों, रिकॉर्ड संभाल सकें और काम में ईमानदार हों, और कायस्थ बिल्कुल फिट बैठे। धीरे धीरे ये क्लर्क, रिकॉर्ड कीपर और जज जैसे पदों तक पहुंच गए। बंगाल, बिहार और यूपी जैसे इलाकों में सरकारी दफ्तरों, अदालतों और प्रशासन में कायस्थों का दबदबा साफ दिखने लगा। जमीन और राजस्व के काम में तो इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई कायस्थ परिवार जमींदार बन गए। परमानेंट सेटलमेंट के बाद तो इनकी स्थिति और मजबूत हो गई। ये पढ़े लिखे भूस्वामी बन गए, जो अपनी जमींदारियां बड़ी समझदारी से संभालते थे। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसी दौर में कायस्थों की जातीय स्थिति को लेकर काफी कानूनी ड्रामे हुए। कुछ उच्च जातियों ने कोर्ट में जाकर यह साबित करने की कोशिश की कि कायस्थ शूद्र हैं, ताकि उनकी बढ़ती सामाजिक हैसियत पर रोक लगाई जा सके। इसके जवाब में कायस्थ समाज ने कायस्थ सभा जैसी संस्थाएं बनाई और अपने को क्षत्रिय या द्विज ट्वाइस बॉर्न सिद्ध करने के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक सबूत पेश किए। कायस्थों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बड़ा रोल निभाया। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब कायस्थ थे, जिन्होंने देश के लिए जान तक कुर्बान कर दी। कुल मिलाकर ब्रिटिश काल कायस्थों के लिए राइजिंग पीरियड था, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा, समझ और मेहनत के दम पर समाज में ऊंचा मुकाम बनाया। कायथी लिपि क्या है? क्या आपने कभी पुराने जमीन जायदाद के कागज देखे हैं? खासकर बिहार में ऐसे दस्तावेज देखकर पता ही नहीं चलता कि आखिर ये कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। यही है कैथी या कायथी लिपि, एक पुरानी और ऐतिहासिक लिपि जो उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में खूब प्रचलित थी। इसे खास तौर पर कायस्थ समुदाय से जोड़ा जाता है, क्योंकि पुराने समय में ये लोग प्रशासन, लेखा जोखा और सरकारी दस्तावेज लिखने में माहिर थे। कैथी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती थी, इसलिए इसे लिखना आसान था और आम लोगों में काफी लोकप्रिय भी। इसका इस्तेमाल कई भाषाओं में होता था, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका और अन्य इंडो आर्यन भाषाएं। इतिहास में कैथी की बड़ी भूमिका रही है। मुगल काल से लेकर 19वीं सदी तक यह लिपि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती रही। ब्रिटिश राज के समय 1880 के दशक में इसे बिहार की अदालतों में आधिकारिक लिपि का दर्जा भी मिला। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि देवनागरी और फारसी लिपियों का इस्तेमाल ज्यादातर धार्मिक और शैक्षिक कामों के लिए होता था। तो देखा जाए तो कैथी लिपि कभी प्रशासन और आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा थी और इतिहास में अपनी खास पहचान रखती थी।
कायस्थ समुदाय के उपवर्ग और उपनाम। कायस्थ समाज मुख्य रूप से 3 बड़े वंशों या क्षेत्रीय समूहों में बंटा हुआ है। पहला और सबसे प्राचीन समूह है चित्रगुप्त वंशी कायस्थ। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त वंशी कायस्थों की उत्पत्ति धर्मराज श्री चित्रगुप्त से हुई, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा की काया से उत्पन्न माना जाता है और जो जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कथा के अनुसार भगवान चित्रगुप्त की 2 पत्नियां थीं, शोभावती और नंदिनी या दक्षिणा, जिनसे उन्हें कुल 12 पुत्र प्राप्त हुए। इन 12 पुत्रों ने ही कायस्थ समाज की 12 प्रमुख उपजातियों, शाखाओं की नींव डाली। ये उपजातियां अपने संस्थापक पुत्रों के नाम या उनके द्वारा स्थापित क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं और इन्हें क्रमशः श्रीवास्तव, माथुर, गौड़, निगम, अष्टाना, कुलश्रेष्ठ, सूर्यध्वज, भटनागर, अंबष्ट, सक्सेना, कर्ण और वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। इन शाखाओं के नाम जैसे श्रीवास्तव राजा श्रीवास्तव के वंशज, माथुर माथुर क्षेत्र से संबंधित और भटनागर क्षेत्र से संबंधित इनके क्षेत्रीय या वंशाधारित उद्गम को दर्शाते हैं। ये 12 शाखाएं मिलकर चित्रगुप्त वंशी कायस्थ समुदाय की पहचान बनाती है। दूसरा समूह है बंगाली कायस्थ, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। इतिहास में इन्हें कुलीन और मौलिक वर्ग में बांटा गया था। इनके लोकप्रिय उपनाम हैं घोष, बोस, दत्त, मित्र, गुहा, सेन और सरकार। तीसरा समूह है चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु, जो महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। ये लोग खुद को क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं और इनके प्रमुख उपनाम हैं ठाकरे, पटारे, गुप्ते, चित्रे, देशपांडे और कुलकर्णी। यह समूह ऐतिहासिक रूप से प्रशासनिक और सैन्य कार्यों में सक्रिय रहे हैं और इनके योगदान ने महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया। इसके अलावा ओडिशा में करण कायस्थ पाए जाते हैं और दक्षिण भारत में प्रशासनिक कार्यों से जुड़े परिवार जैसे नायडू, पिल्लई, मेनन, राव और कर्णिक भी कायस्थ समाज का हिस्सा है। कायस्थ समाज केवल वंश और भौगोलिक आधार पर अलग नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और पेशा भी विविध हैं। उदाहरण के लिए सूर्यवंशी कायस्थ सूर्य देव से जुड़े होने का दावा करते हैं और पारंपरिक रूप से प्रशासनिक और सैन्य कार्यों में माहिर माने जाते हैं। ब्राह्मणीय कायस्थ अपनी ब्राह्मणात्मक विरासत पर गर्व करते हैं और शिक्षा व धार्मिक विद्वता में दक्ष हैं। कन्या कुब्ज कायस्थ मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाए जाते हैं और इनका योगदान साहित्य, कला और शायरी में उल्लेखनीय रहा है। गहरवार कायस्थ गहरवार क्षेत्र से जुड़े हैं और इनकी परंपराएं क्षेत्रीय प्रभाव दिखाती हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कायस्थ अपनी संस्कृति और बोलचाल के अनुसार अपनी अलग पहचान रखते हैं। कायस्थ समुदाय के गोत्र क्या क्या है? चित्रगुप्त वंशी कायस्थों की 12 उपजातियों में प्रमुख गोत्रों में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, मुद्गल और अंगिरस शामिल हैं। कुछ विद्वान तो चित्रगुप्त को ही मूल गोत्र मानते हैं, जबकि ये ऋषि गोत्र उपगोत्र के रूप में प्रचलित हैं। श्रीवास्तव उपजाति का गोत्र आमतौर पर कश्यप माना जाता है, हालांकि वत्स गोत्र कुछ शाखाओं में प्रचलित है। चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु में प्रमुख गोत्रों में कश्यप, दालभ्य, भार्गव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सांख्यायन और देवल शामिल हैं, जिसमें दालभ्य गोत्र का विशेष महत्व है और यह उनकी क्षत्रिय वंश की मान्यता से जुड़ा हुआ है। बंगाली कायस्थों में घोष और दत्त के कुछ वंश मौदगल्य और भारद्वाज गोत्र का पालन करते हैं, जबकि मित्र उपनाम मुख्यतः विश्वामित्र गोत्र से जुड़े हैं। कायस्थ के प्रमुख राजवंश कौन कौन हैं? प्रमुख कायस्थ राजवंशों में कश्मीर के कारकोट और उत्पल वंश शामिल हैं, जहां राजा दुर्लभ बर्धन और ललितादित्य मुक्तापीड़ जैसे शासक हुए। उत्तर भारत और बंगाल में देवपाल गौड़ कायस्थ राजवंश का शासन था और यहाँ के पाल, सेन, चंद्र और वर्मन राजवंशों के शासक भी बाद में कायस्थ समुदाय से संबंधित माने गए। मध्य भारत में सातवाहन और परिहार वंशों को भी कायस्थों से जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में वल्लभी कायस्थ राजवंश और काबुल तथा पंजाब में जयपाल कायस्थ वंश का शासन रहा। दक्षिण में माथुर कायस्थों ने अयोध्या पर शासन करने के साथ साथ पांड्य राज्य, मदुरई की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13वीं शताब्दी ईस्वी में आंध्र देश में काकतीयों के अधीन भी कायस्थों ने वल्लूर और गंडीकोटा को केंद्र बनाकर बड़े क्षेत्र पर शासन किया।
इन राजवंशों के अलावा बाजी प्रभु देशपांडे और मुरार बाजी देशपांडे मराठा काल जैसे महान प्रशासक और योद्धा देकर भारतीय प्रशासन और सैन्य इतिहास में भी अमूल्य योगदान दिया है। सातवाहन कुछ इतिहासकार इन्हीं भी दक्षिण के कायस्थ वंशों से जोड़ते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं कायस्थ समाज के लोग? कायस्थ समुदाय सामान्य रूप से जनरल फॉरवर्ड कास्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये प्रशासन, लेखन और शिक्षा जैसे पेशों से जुड़े रहे हैं और सामाजिक दृष्टि से उच्च वर्ग में माने जाते हैं। गुजरात के केवल 8 जिलों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, नवसारी, तापी, नर्मदा, वलसाड़ और भरूच में उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी माना गया है। लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में कायस्थ समुदाय जनरल में आते हैं। कायस्थ को लाला क्यों कहा जाता है? दोस्तों, कायस्थों को अक्सर लाला कहा जाता है। इसका मतलब है प्रिय या आदरणीय व्यक्ति। मध्यकाल में कायस्थ लोग राजाओं और नवाबों के दरबारों में मुंशी, दीवान और लेखपाल जैसे अहम पदों पर काम करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई और ईमानदारी के चलते समाज में उन्हें लाला जी या लाला साहब कहकर सम्मान दिया जाने लगा। धीरे धीरे यह शब्द शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति की पहचान बन गया और आज भी इसका इस्तेमाल आदर दिखाने के लिए किया जाता है। कई पुराने समय से कायस्थ समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सतत भागीदार रहा है। पुराने जमाने में भी, उसके बाद भी, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी कायस्थ समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अफसरशाही के अंदर एक तरह से कायस्थ समाज का वर्चस्व है। मैक्सिमम अपने को ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर सीनियर मोस्ट लेवल पे आपको कायस्थ समाज से दिखाई देते हैं। तो देश को चलाने वाले कायस्थ समाज के लोग हैं। हाँ। और मेरे बाबूजी उत्तर प्रदेश से कायस्थ परिवार से। एक्चुअली हम लोग कायस्थ परिवार के हैं। जी जी। सब पढ़ाई लिखाई वाली फैमिली, और पापा वाज द फर्स्ट वन टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू म्यूजिक। और कहाँ फरीदा समझता हूँ कि कायस्थ परिवार में मेरा जन्म हुआ। कायस्थ इंटेलिजेंसिया का एक बड़ा ग्रुप है। इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभ्य हैं, संभ्रांत हैं, सुशील हैं, शांत हैं, सुसंस्कृत हैं, संस्कारी हैं, और बड़ी बात तो यह है कि सब पे भारी हैं। और अगर कम शब्दों में कहें तो कायस्थ अपने आप में पूरा का पूरा हिंदुस्तान है। तो कायस्थों के बगैर मेरे ख्याल से इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। वो हमेशा अगुआ रहे देश को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और जय हिंद और जय कायस्थ। देखिए, आप आध्यात्म में जाइए, गो इन स्पिरिचुअलिटी, विवेकानंद, अरविंदो घोष। आप अगर राजनीति में जाइए तो राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं। अब आप जरा जाइए साहित्य में, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, धरवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन जी, किसका नाम दिया, शिवपूजन सहाय जी। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। जब भी यूपीएससी निकालिए तो हमेशा आपको श्रीवास्तव, निगम, भटनागर तो दिखाई पड़ी जाएंगे। हूँ नील माथुर, नाम नील माथुर है, कायस्थ लड़का हूँ, सरनेम सुनना है तो है माथुर। आज हम बात करेंगे कायस्थ समुदाय के उन शानदार लोगों की। सुभाष चंद्र बोस। शुरुआत करें उस शख्स से जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्रांतिकारी नेता, आजाद हिंद फौज के संस्थापक और सच्चे देशभक्त सुभाष चंद्र बोस। बंगाल के कायस्थ परिवार से आने वाले नेताजी आज भी युवाओं के लिए एक आइकन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मिलिए भारत के पहले राष्ट्रपति से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के जिरादेई गांव से आए इस चित्रगुप्त वंशी कायस्थ नेता ने संविधान बनाने में अहम रोल निभाया। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष और भारत रत्न पाने वाले इनका जीवन अपने आप में एक पाठशाला है। स्वामी विवेकानंद। अब चलते हैं आध्यात्म की दुनिया में। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में भारत की आवाज बनकर बोले। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बंगाली कायस्थ समाज से आने वाले स्वामी जी ने दुनिया को वेदांत और योग से परिचित कराया। भगवती चरण वर्मा। साहित्य प्रेमियों के लिए भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा याद है? हाँ, वही जिस पर फिल्म भी बनी थी। पद्म भूषण से सम्मानित इस लेखक ने समाज और इतिहास को कहानियों में ढाल दिया। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी कालजयी कृति मधुशाला आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। वे अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता थे और उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान जैसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जेपी
स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और लोगों के दिलों के नेता। बिहार के कायस्थ परिवार से निकला ये नाम आज भी बदलाव की आवाज है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जगदीश चंद्र बोस। विज्ञान की दुनिया में जगदीश चंद्र बोस पौधों में संवेदना और रेडियो वेव्स पर काम करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक। माइक्रोवेव से लेकर वायरलेस तक इनका रिसर्च वर्ल्ड क्लास था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत का नेतृत्व किया और ताशकंद समझौते के बाद उनका रहस्यमय निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सदी के महानायक माने जाते हैं। उन्होंने 5 दशकों में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार से हैं। शत्रुघ्न सिन्हा खामोश बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी कायस्थ समुदाय से आते हैं। एक्टिंग से राजनीति तक हर मंच पर इनकी अपनी पहचान है। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। इनकी कविताएं जितनी भावनात्मक हैं उतनी ही क्रांतिकारी भी। नारी चेतना की सबसे मजबूत आवाजों में से एक। महर्षि महेश योगी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के जनक महर्षि महेश योगी। ध्यान, शांति और योग को पश्चिम तक ले जाने वाले इस आध्यात्मिक गुरु को भूलना नामुमकिन है। मुंशी प्रेमचंद गोदान, गबन, कफन नाम ही काफी है। बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक और एक प्रभावशाली हिंदूवादी नेता थे। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और भतीजे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। यह मराठी हिंदू समाज में उच्च दर्जे वाले कायस्थ प्रभु समुदाय से आते हैं। मुकेश हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे, जिन्हें राज कपूर के लिए गाए गए भावुक गीतों के लिए जाना जाता है। उनके पुत्र नितिन मुकेश और पोते नील नितिन मुकेश भी फिल्म उद्योग से जुड़े हैं। सोनू निगम एक फेमस सिंगर हैं, जिन्होंने हिंदी के साथ साथ कई भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। उन्हें अपनी सुरीली आवाज और विविध गायन शैली के लिए जाना जाता है। वे कायस्थ समुदाय से हैं। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बिहार की सरकार चलाई और बाद में पटना से लोकसभा के सदस्य बने। वे कायस्थ जाति से थे। राजू श्रीवास्तव एक लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता थे, जिन्होंने भारत में हास्य को नई पहचान दी। वे उत्तर प्रदेश के कायस्थ समाज से थे। रवि शंकर प्रसाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और वकील, बिहार के पटना के चित्रगुप्तवंशी कायस्थ परिवार से हैं। वे कई मंत्रालयों में मंत्री रह चुके हैं और संसद सदस्य हैं। शेखर सुमन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, टीवी होस्ट। देख भाई देख व मूवर्स एंड शेकर्स जैसे टीवी शो से लोकप्रियता पाई। राजनीति में भी सक्रिय रहे। उनके बेटे अध्ययन सुमन भी एक्टर हैं। आदित्य श्रीवास्तव एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, जो टेलीविजन शो CID में इंस्पेक्टर अभिजीत की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भी कायस्थ समुदाय से हैं। तो कायस्थ जाति की प्रभावशाली महिला कौन कौन है? महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की जानी मानी कवयित्री, लेखिका और समाज सेविका थी। उन्हें छायावादी युग की 4 बड़ी हस्तियों में से एक और प्यार से आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और मरणोपरांत पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान मिले। तारा रानी श्रीवास्तव बिहार की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपने पति के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला। जब उनके पति को गोली लगी, तब भी उन्होंने तिरंगा झुकने नहीं दिया और थाने पर जाकर झंडा फहराया। प्रभावती देवी बिहार की समाजसेवी और गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थी। उन्होंने साबरमती आश्रम में समय बिताया और 1930 के नमक सत्याग्रह तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
जेल जाने के बावजूद उनका जीवन सादगी, सेवा और गांधी दर्शन के प्रति निष्ठा का प्रतीक रहा, जिससे वे जेपी की पत्नी से आगे एक स्वतंत्र समाज सेवी के रूप में जानी गई। नारायणी देवी वर्मा राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक जागृति पर काम किया, बेगार प्रथा, नशा और बाल विवाह जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1970 से 1976 तक वे राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। बेला मित्रा बंगाली क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता बेला मित्रा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थीं, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी रानी रेजिमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो के लिए ट्रांसमीटर संचालित किया और कलकत्ता से सिंगापुर तक महत्वपूर्ण जानकारी भेजी। उनके साहस का एक उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने अपने पति हरिदास मित्रा को मिली फांसी की सजा माफ कराने के लिए महात्मा गांधी से अपील की। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए भी काम किया। लीला नागमती या लीला रॉय प्रसिद्ध बंगाली पत्रकार, ढाका विश्वविद्यालय की पहली छात्राओं में से थी। उन्होंने दीपाली स्कूल और नारी शिक्षा मंदिर जैसी संस्थाएं खोलीं, जहां गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को दीक्षा दी जाती थी, और वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहायक भी रहीं। सुनीति चौधरी 14 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुईं और ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए 7 साल जेल में रहीं। आशा सहाय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और झांसी रानी रेजिमेंट की सदस्य थी। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया और लेफ्टिनेंट बनी। उन्होंने देश की सेवा, महिलाओं को जागरूक करना और भारत जापान संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अलंकृता श्रीवास्तव फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, जो हिंदी सिनेमा में महिला केंद्रित और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर काम करने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का के लिए सबसे अधिक ख्याति मिली। उनकी फिल्में जैसे डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे और बॉम्बे बेगम्स महिला सशक्तिकरण और समाज में उनकी भूमिका को मजबूती से दर्शाती हैं। अजीता श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, जिन्हें विशेष रूप से कजरी गायन की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वह मिर्जापुर की पहली महिला लोकगीत गायिका बनी जिन्हें यह सम्मान मिला। सोनाक्षी सिन्हा भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की, लेकिन 2010 में सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म दबंग से अभिनय में कदम रखा। कादम्बिनी बोस गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और भारतीय शिक्षित डॉक्टर थी। उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और यूके से प्रशिक्षण लिया, राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया और जीवन भर सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। शोभना समर्थ भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर की एक दिग्गज अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता थीं, जिनका फिल्मी करियर 1930 के दशक से शुरू हुआ। वह समर्थ परिवार की मातृदेवी थीं। उनकी बेटियां नूतन और तनुजा और उनकी पोती काजोल भी हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्रियां बनी। नूतन समर्थ भल हिंदी सिनेमा की एक प्रतिष्ठित और सदाबहार अभिनेत्री थीं, जो अपने सहज और भावनात्मक अभिनय के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया और 6 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। तनुजा मुखर्जी हिंदी और बंगाली सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। दिग्गज अभिनेत्री शोभना समर्थ की बेटी और अभिनेत्री नूतन की छोटी बहन है। तनुजा अभिनेत्री काजोल और तनीषा मुखर्जी की मां है। अन्नपूर्णा महाराणा स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। 1934 में हरिजन पदयात्रा की और स्वतंत्रता के बाद भूदान आंदोलन और चंबल घाटी के डकैतों के पुनर्वास में सक्रिय रहीं। सरला देवी भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, नारीवादी और राजनीतिज्ञ थी। 1921 में वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुईं और 1936 में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला बनी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में संपत्ति का दान किया और महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारों के लिए जीवन भर काम किया।